अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में अपनी राय का इज़हार करते रहिएगा। और आज जो वीडियो है, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि वो हीट ट्रीटमेंट के बारे में है कि ब्लेड को जो है वो हीट ट्रीट कैसे किया जाता है और स्पेसिफ़िकली ब्लेड को हीट ट्रीट क्यों किया जाता है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कौन-कौन से मेथड्स हैं जो कि हम हीट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्मोसाइक्लिंग क्या होती है, एनेलिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो पहला पार्ट होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने अगर कोई टूट जाता है ब्लेड, किसी का गोरे की वीडियोस देखी होगी, तो वो बजाय ये कहने के कि यार हमारे ब्लेड की मोटाई ठीक नहीं थी या हमारे ब्लेड की जो क्या कहते हैं मटेरियल ठीक नहीं था, दे कम्स टू ग्रेन, कि वो बताते हैं कि यहाँ से ग्रेन को अर्स है, यहाँ से आपका हीट ट्रीटमेंट गलत हुआ है और यहाँ पे जो है वो आपका ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ है हीट ट्रीटमेंट से। तो हीट ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपको हीट ट्रीटमेंट के बारे में पता चल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो हीट ट्रीटमेंट का मटेरियल्स के ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है ग्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर, और फिर हम उससे स्ट्रेंथ ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले, मेन टॉपिक पे जाने से पहले, आई विल डेफिनेटली लाइक टू गिव शाउट आउट टू माय रेगुलर व्यूअर मिर्ज़ा कलीम साहब हैं, और वो कमेंट भी करते हैं, तो उनके कमेंट के लिए शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जो 2-3 वीडियोस रह गई हैं, मैं कुछ बीमार भी था तो उस वजह से वीडियोस नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में 1-2 वीडियोस के बाद हम नाइफ़ पे, जो हंटिंग नाइफ़ हैं और मशेटीज़ पे वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस लेके आएंगे। और उनमें चूँकि बड़ा मज़े का स्टील इस्तेमाल होता है, डिफरेंट टाइप्स का, क्योंकि बुचरिंग नाइफ़ में तो रेगुलर स्टील इस्तेमाल होता है सस्ता, लेकिन उनमें ख़ास स्टील इस्तेमाल होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा जी, आपको जैसा कि पता है कि जो स्वॉर्ड्स हैं वो बहुत सारी किस्म की आती हैं, ब्लेड्स। और बहुत अरसे से इंसान ने, जब से ब्रॉन्ज़ एज के बाद स्टील एज आई, तो उसके बाद से स्वॉर्ड्स बनानी शुरू की। लेकिन स्वॉर्ड्स के बाद जो ब्लेड्स हैं इनमें डिफरेंट तरीक़ेकार आए। कुछ कटिंग के लिए इस्तेमाल होती रहीं, कुछ शो के लिए, दिखाने के लिए, रखने के लिए इस्तेमाल होती रहीं। और तरीक़ेकार भी जो आपको पता है कि अब बहुत जदीद तरीक़ेकार आ गए हैं इस्तेमाल करने के। तो जो यूरोपियंस हैं वो जदीद तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो जापानीज़ हैं वो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके पीछे जो साइंस है वो सिमिलर रहती है, वो एक जैसी ही रहती है। चाहे आप भट्टी कोयले की इस्तेमाल करें या आप भट्टी जो है वो फर्नेस इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिक। और आपको ये भी पता है कि जो स्टील है वो आयरन और कार्बन से मिलके बनता है। और आयरन और कार्बन जो हैं वो 2 चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, एक स्ट्रेंथ स्टील को और दूसरा हार्डनेस, क्योंकि लोहा नरम होता है और स्टील जो है कार्बन की वजह से हार्ड हो जाता है। इसके अलावा जो एलॉय स्टील्स हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स आते हैं, जो कि क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, निकल है, सीज़ियम है, फास्फोरस है, वो उसके अंदर टफनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। अब स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली आप ये समझ लें कि जैसे लोहे को लोहे से टकराएं तो वो टूटे ना, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। उसके अंदर हार्डनेस जो है वो एज के लिए चाहिए ताकि वो काट अच्छा सके। फिर टफनेस जो है वो आपको इसलिए चाहिए कि आप मल्टीपल स्ट्राइक्स करें। अगर लोहे के साथ टकराएं, जैसे तलवारों के साथ टकराते हैं, तो आपकी तलवार जो है वो टूटे ना। लेकिन अगर टफनेस ज़्यादा हो जाएगी तो वो नरम हो जाएगी और बेंड हो जाएगी। तो आपको हार्डनेस और टफनेस के बीच में बड़ा ही अ, अच्छा कॉम्बिनेशन करना पड़ता है इसको चलाने के लिए। और लास्ट जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो हमारे पास होती है। आपको अगर आप नॉर्मल हवा में यूज़ करते हैं तलवार वगैरह को या ब्लेड को, तो वो आपको ज़ंग ना लगे। तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर किया जाता है आपकी इन 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लेड की फोर्जिंग की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लेड जो फोर्ज किया जाता है, तो उसे सबसे पहले एक लोहे का पीस होता है, उसे काटा जाता है। काटने के बाद उसे जो है वो सेलेक्ट करके हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसे हम हैमर करते हैं, अपनी जो साइज़ का ब्लेड ड्रॉ करते हैं, उसे ब्लेड ड्रॉ करना कहते हैं। अब उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसे एनीलिंग बोलते हैं।
अब मैं नेक्स्ट जाके बताता हूँ कि अनीलिंग क्या होती है। अनीलिंग के बाद जो है वो, अनीलिंग में हम लोहे को गर्म करते हैं और भट्टी के साथ ही ठंडा करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हार्डनिंग का प्रोसेस आ जाता है। उसमें हम लोहे को रेड हॉट करके, जब वो मैग्नेटाइज नहीं रहता, उसके बाद उसे ठंडी जल्दी करते हैं ठंडा, चाहे वो पानी में करें, जैसे ट्रेडिशनल जापानीज़ हैं वो पानी में ठंडा करते हैं, कोरियंस भी पानी में ठंडा करते हैं, और लेकिन मॉडर्न जो हैं वो ऑयल में ठंडा करते हैं ब्लेड को। फिर उसके बाद टेम्परिंग आती है। टेम्परिंग में हम हार्ड हुए ब्लेड को, जो क्विंच हमने कर लिया है, उसे दोबारा गर्म करते हैं, लेकिन उसे फिर एयर में, हवा में ठंडा करते हैं, ताकि वो टेम्पर हो जाए, नरम हो जाए थोड़ा सा, ब्लेड जो है वो हार्ड ना रहे, और जो स्ट्राइक्स उसे लगनी है जब हिट होना है किसी चीज़ के साथ, तो उसे बर्दाश्त कर सके। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारा हीट ट्रीटमेंट में आता है। अब ट्रेडिशनली जो जापानीज़ की अगर मैं बात करूं, तो वो फुल ब्लेड को हार्ड नहीं करते, बल्कि वो थोड़ी सी ऊपर मिट्टी क्ले लगा के, स्पाइन के ऊपर जो ब्लेड की कांड है उसके ऊपर लगा के उसे फिर ठंडा करते हैं। उससे ये होता है कि जो ब्लेड है हमारा, वो जहाँ से बारीक होता है, जो एज होता है, वहाँ से तो फुल ठंडा गर्म हो जाता है, और वहाँ से वो जब ठंडा होता है तो हार्ड हो जाता है, लेकिन स्पाइन जो है वो नरम रहती है, जिसकी वजह से जब आप हिट करते हैं उसे किसी चीज़ के साथ, तो ब्लेड टूटता नहीं है, ब्लेड ब्रिटल नहीं होता। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो दूसरे हैं फुल टेम्पर ब्लेड भी आते हैं, जिनको पूरा जो है वो पूरे का पूरा हार्ड किया जाता है। तो आपको अभी जो नेक्स्ट पार्ट आते हैं, उसमें ये होता है इशू हमारे पास, वो जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग जो हैं वो टेम्परिंग में और हार्डनिंग में अक्सर आम जो नॉर्मल दुकानदार हैं वो फ़र्क नहीं करते। तो टेम्परिंग एक अलहदा प्रोसीजर है, हार्डनिंग एक अलहदा प्रोसीजर है। हार्डनिंग का काम है ब्लेड के एज को सख्त करना, और सख्त करने के साथ ही वो ब्रिटल भी हो जाता है, क्योंकि ये मेटल की खसूसियत है। तो उसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, क्योंकि ब्रिटल जो ब्लेड हो जाएगा वो आपका खस्ता हो जाएगा और टूट जाएगा जब आप उसे मारेंगे किसी चीज़ के साथ, तो उसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए आप उसे दोबारा गर्म करते हैं। वो दोबारा गर्म करने से जो अंदर कार्बन के जो हैं वो, उसकी बॉडी के अंदर जो कार्बन पाया जाता है, वो थोड़ा उसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है दोबारा, जिसकी वजह से आपका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, और आपका ब्लेड जो है वो ज़ोर से अगर किसी हार्ड चीज़ के साथ टकराता है, तो उसका जो झटका है वो बर्दाश्त कर लेता है और टूटता नहीं है, स्निप नहीं होता। तो अब चलते हैं जी, हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर को देखते हैं प्रोफेशनली, कि वो ये सारे प्रोसीजर्स किए कैसे जाते हैं। तो बात करें हमारी पास, तो हम जो हैं वो स्टील की 3 स्टेजेस हैं हीट ट्रीटमेंट में प्रोसेस की। नंबर 1 इज़ हीटिंग, नंबर 2 इज़ सोकिंग, और नंबर 3 इज़ कूलिंग। तो सबसे पहले आम तौर पर भट्टी में, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि भट्टी में लोहा डाला गया है, उसे फुल गर्म किया गया है। गर्म करने के बाद जब उसने पूरी हीट सोख ली है, जज़ब कर लिया हीट, तो उसके बाद उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया है। अब हम उसे थोड़ा देर बाहर रखेंगे हवा में, और बाहर रखते साथ ही हमने उसे ऑयल में डिप कर दिया, और हमारा ब्लेड जो है वो हार्ड हो गया है। ठीक है। अब जो टाइप्स हैं इसकी, हम उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अनेलिंग दी गई है, नॉर्मलाइजिंग दी गई है, हार्डनिंग दी गई है, देन टेम्परिंग है, और टेम्परिंग के बाद सरफेस हार्डनिंग है। अनीलिंग पे हम सबसे पहले बात करते हैं। अनीलिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर आप अपने, जो आपके पास पीस है ब्लेड का, उसको आप भट्टी में रखते हैं, और भट्टी का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो हर मेटल के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम ब्लेड्स की बात करें तो स्टील के लिए, या हाई कार्बन स्टील हो या स्टेनलेस स्टील हो, तो फ्रेटिक मटेरियल के लिए मोस्टली जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 900 डिग्री के आसपास होता है। 800, 650 से लेके 800 डिग्री के आसपास इसके बीच में होता है। कुछ जो ज़्यादा टफ मटेरियल्स होते हैं उनके लिए फिर 1000 से ऊपर ले जाना पड़ता है। लेकिन ये बहरहाल जो टेम्परेचर है ये हमारा
जो मेल्टिंग टेम्परेचर है जिस पे मेटल पिघल जाता है उससे हम काफ़ी कम रखते हैं। तो इसको जब रेड हॉट कर लेते हैं, अनेलिंग प्रोसेस में होता ये है कि भट्टी को आप गर्म करते हैं, मेटल अंदर रखा, मेटल को आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके गए और फिर आपने भट्टी बंद कर दी। अब वो क्या होगा, जब आपने पीछे से प्रोपेन गैस बंद की या अगर आपने कोल की भट्टी है तो आपने उसको हवा देना बंद कर दी, तो अब वो क्या होगा कि भट्टी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और जो मेटल है उसका भी आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम होगा। इससे आपका मेटल जो है वो हार्ड हो जाएगा कुछ। इसको हम प्रोसेस को अनेलिंग बोलते हैं। अब अनेलिंग के बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो आता है हमारे पास नॉर्मलाइजिंग का। नॉर्मलाइजिंग के प्रोसेस में अगेन मेटल को दोबारा गर्म किया जाता है भट्टी के अंदर डाल के, लेकिन इस मरतबा भट्टी को बंद नहीं किया जाता बल्कि मेटल को निकाल के बाहर एयर में हवा में रख दिया जाता है। तो आपको जैसा कि इससे पता चल गया होगा कि जो भट्टी जो है वो लेट्स सपोज कि वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गई, तो 900 से लेके उसे 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने पे ज़्यादा टाइम लगेगा और जो हवा है उसे ठंडा जल्दी कर देगी, तो उसको हम थोड़ा सा जल्दी कूल कर लेते हैं। इसको हम नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। अब नॉर्मलाइजिंग के बाद आता है हार्डनिंग। हार्डनिंग में ब्लेड को आपने उससे भी जल्दी ठंडा करना है, हवा से भी। तो आपने ऐसे मीडियम में इसे ठंडा करना है जो हवा से जल्दी कूल करे। तो इसमें भी मेटल को दोबारा गर्म किया जाता है। दोबारा गर्म करके आप जो है वो इसे फुल क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके जाने के बाद आपको इसको क्विंच करना पड़ता है। क्विंच जो है वो अगर हम आम ज़ुबान में बात करें तो प्यास बुझाने को कहते हैं। तो अगर आपने वो सुना होगा कि ओ दित्या मेरी छुरी लहू मंगदी है, तो छुरी की प्यास लहू से नहीं बुझती। छुरी की प्यास जो है वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किसने बुझानी है। तो आप जिस मटेरियल में उसकी प्यास बुझनी है उस मटेरियल में उसे डिप करते हैं। मटेरियल कौन से हो सकते हैं, वो मीडियम कौन से हो सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले हमारे पास पानी आ जाता है सादा सा। लेकिन पानी जो है वो सबसे जल्दी मेटल को ठंडा करेगा आम जो हमारे पास मीडियम मौजूद है। पानी से ऊपर हम अगर कुछ मेटल ऐसी है कि जिसका ग्रेन स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो अगर बहुत जल्दी ठंडा करें, जैसे D2 है, तो D2 एयर कूल है, हवा में उसे कूल करते हैं। तो क्विंच भी उसे हवा में रख के किया जाता है। तो उसके लिए अगर आप उसे फुल पानी में ठंडा करेंगे, फौरी तौर पे क्रिटिकल टेम्परेचर से ला के आपने पानी में डिप कर दिया तो वो मेटल क्रैक कर जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं जहाँ पे मैं एक दोस्त के पास था गया हुआ, तो वहाँ पे मैंने एक उसे छोटा सा टोका बना के दिया। तो उस वो D2 स्टील का था, पीस एक पड़ा हुआ था, तो उससे मैंने बनाया टोका छोटा सा। तो वो मैंने उसे कहा कि ये नहीं करना, उन्होंने कहा नहीं इधर ही बांक लगा पानी में। तो पानी में बांक लगाते ही वो उस जहाँ पे वो स्ट्रेस फ्रैक्चर था तो उसे वो वहाँ से क्रैक कर गया ब्लेड। तो वो भी वीडियो मैं लेके आऊँगा। लेकिन बहरहाल पानी जो है वो उसे बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है और कम मटेरियल्स के लिए पानी इस्तेमाल होता है। अगर आप पानी में कुछ ऐड कर दें, जैसे आप ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स पानी में नमक ऐड कर दें, या आपके पास अगर नमक अवेलेबल नहीं खाने वाला तो आप सर्फ ऐड कर दें। सर्फ में भी एक नमक होता है, सॉल्ट है सर्फ में भी। तो जो सर्फ है वो ऐड कर दें पानी में, तो उससे ब्लेड सादा पानी से ज़रा लेट ठंडा होगा, तो वो आपका ब्लेड क्रैक होने से बच सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसके ऊपर जो है वो हमारे पास आता है ऑयल, और ऑयल जो है वो आपने मोबल ऑयल नहीं डाल देना। मोबल ऑयल में ठंडा नहीं करते, बल्कि एक स्पेशल तेल होता है उसके अंदर इसे करते हैं। अगर आपके पास स्पेशल ऑयल क्विंच का अवेलेबल नहीं है तो आप जो खाने वाला तेल है, एडिबल ऑयल है, जैसे आपके पास आता है सूरजमुखी का तेल आता है, ज़्यादातर वही यूज़ होता है, सनफ्लावर का ऑयल, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। पीनट ऑयल कुछ में यूज़ करते हैं क्योंकि पीनट ऑयल बहुत पतला होता है, वो बहुत बेहतर तरीके से क्विंच कर सकता है। तो अगर आपके पास पीनट ऑयल ज़्यादा महंगा है, तो अगर आपके पास पीनट ऑयल नहीं है तो आप सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका ब्लेड थोड़ा लेट ठंडा होगा क्योंकि वो पानी से थोड़ा गाढ़ा है, और आपका ब्लेड क्रैक होने से बच जाएगा। इसके अलावा कुछ मटेरियल बिल्कुल इसके उल्ट भी चलते हैं। जैसे जो अगर एक मटेरियल D2 की मैंने बात की कि उसे जल्दी ठंडा करें फौरी तौर पे, तो वो क्रैक कर जाता है।
कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिन्हें लेट ठंडा करें तो वो क्रैक कर जाते हैं। वो हाई ग्रेड मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं पार्ट्स बनाने में, मीनिंग तो उनको ठंडा करने के लिए हम फिर नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी ठंडा करना है तो उन्हें हम नाइट्रोजन गैस में ठंडा करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में। ये गालिबन आपकी फ्रिजों में भी वो इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बोतलों में, सोडे की जो बोतलें हैं उनमें वो डाली जाती है तो वो ठंडा कर देती है। आइसक्रीम्स जो बनाते हैं उनमें से जो गैस उठती है वो वही होती है। तो वो जो है वो उस गैस में ठंडा करते हैं तो वो मटेरियल जो है फिर बचता है। तो ये हमारा सारा प्रोसेस जो है वो हार्डनिंग कहलाता है। इस पे ज़्यादा बहस इसलिए की है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इनमें। लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारा मटेरियल हार्ड होगा तो वो ब्रिटल भी होगा, वो खस्ता हो जाएगा, तो वो चांस है कि वो टूटे। तो अब हार्डनिंग से आगे जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको हम बोलते हैं जी टेम्परिंग। अब टेम्परिंग में ये होता है कि हम हार्ड हुए ब्लेड को दोबारा गर्म करते हैं, लेकिन हमने क्रिटिकल टेम्परेचर पे नहीं लेके जाना। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे लेके रहना है। तो जो जैसे अगर क्रिटिकल टेम्परेचर लेट्स सपोज 650 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम उसे 300 से लेके 400 के बीच में इतने डिग्री सेंटीग्रेड किसी ओवन में रख देंगे। या कोई अगर भट्टी बंद की हो चुकी है, आपको पता है कि इसके अंदर अभी टेम्परेचर है लेकिन मोस्टली ये ठंडी हो गई है, तो हम उसे जो है वो उसमें रख देंगे और वो टेम्परेचर अचीव करेगा। और उसके बाद वो जो है वो थोड़ा नरम हो जाएगा लोहा। तो आपका जो एक हार्डनेस की स्टेज है बहुत ज़्यादा खस्ता होने की, वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी ब्रिटलनेस कम हो जाएगी। इसके अलावा डक्टिलिटी उसके अंदर ज़्यादा आ जाएगी। अगर आपने उसकी कोई शेप बनानी है तो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेंथ और टफनेस आ जाएगी। तो ज़ाहिर है वो जो जैसे अगर आप ज़ोर से किसी और लोहे के साथ उसे मारेंगे या हार्ड चीज़ के साथ तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा वो वियर रेजिस्टेंस भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी हार्डनिंग से। तो जो लोहे को जंग लगता है जल्दी, उस लोहे को अगर टेम्पर किया जाए तो वो जो है वो ज़्यादा टाइम निकाल देगा। इसके अलावा आप जो सरफेस हार्डनिंग है वो मेरे नहीं ख्याल से हमारे इस जो हमारे पास है प्रोसेस ब्लेड बनाने का उसमें किसी काम में आती है, क्योंकि जो सरफेस हार्डनिंग है वो प्योरली मशीनेबल जो मशीनरी बनती है उसके अंदर काम आती है। जैसे कोई मशीन है, जैसे गियर आपने बनाना है तो गियर के अंदर आपको सेंटर जो है वो हार्ड चाहिए उसका, और जो साइडें हैं वो सॉफ्ट चाहिए क्योंकि उन्होंने चलना है। तो आप उसके लिए अलहदा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उनका मैंने मेंशन कर दिया था, जैसे नाइट्राइडिंग है। इसके अलावा आपके पास अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है जी साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग और एक दो और प्रोसीजर हैं अभी मोटे मोटे से जहन में निकल गए हैं। तो चलें उस पर, खैर हम ये दो ही ज़्यादा प्रोसीजर हैं। हाँ, कार्बनाइजिंग, कार्बराइजिंग जो है वो भी प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है। तो ये 5-7 प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन वो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके अलावा मैंने 2-3 कॉशनरी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, स्टील के ऊपर। अभी मैंने मैन्युफैक्चर करवाया है एक वर्कशॉप से D2 स्टील का एक नाइफ़, तो उस पे भी D2 स्टील पे भी बात करेंगे, क्योंकि D2 स्टील ही हमारा वो पहला स्टेप होगा कि जिसके बाद हम उस दुनिया में जाएंगे जहाँ पे इतनी किस्म के स्टील हैं कि बंदा जो है वो थक जाता है कि यार हम कैसे करें। लेकिन वो ज़ाहिर है बहुत कॉस्टली स्टील हैं वो, और वो जो हैं वो छोटे नाइफ़ बनाने में, पॉकेट नाइफ़, फोल्डिंग नाइफ़ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जिनका ब्लेड हार्डली 3-4 इंच का होता है। क्योंकि वो अगर बड़े ब्लेड बनाने में वो मटेरियल इस्तेमाल होने लगे तो बहुत महंगा ब्लेड आपका बनेगा। हो सकता है पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 50,000 का ब्लेड कौन ख़रीदेगा। तो लेकिन
उन पे भी हम बात करेंगे और उन वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमने अब काफ़ी कुछ जान लिया है बेसिक्स के बारे में ब्लेड बनाने की। तो फिर हम बात करेंगे कि चार्ट के ऊपर क्या है, एज रिटेंशन कैसे, किन मटेरियल की अच्छी है, और इसके अलावा वेयर रेजिस्टेंस किस मटेरियल की अच्छी है, जो उसकी टफनेस है वो कौन कौन किस मटेरियल की अच्छी है। तो वो हम सारा उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो ग्रीन स्ट्रक्चर पे आ रही है। सेहत के लिए दुआ कीजिएगा मेरी, और इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।